लेक्चर नंबर 5। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी लेक्चर 5 ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम आपको कल ये बता दिए थे कि हॉलो कोन का सेंटर, यूनिफॉर्म हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का भी बता दिए थे, सॉलिड हेमिस्फीयर का भी बता दिए थे, हॉलो हेमिस्फीयर का भी। ठीक है, एक बात बताइए, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर। इसका रेडियस कितना है? r। इसका रेडियस कितना है? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा? 3r/। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये क्या है? नहीं, एक सॉलिड कोन। ठीक है, इसके हाइट को मैं मान लेता हूं, इसके हाइट को मैं मान लेता हूं h। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां से कितना नीचे होगा? h/4। तो हम एक सवाल बना दे रहे हैं। अब सवाल कुछ यूं है, सवाल ये है कि ये एक सॉलिड कोन है और इस पर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन पड़ा हुआ है। आइसक्रीम जैसा लग रहा होगा आपको? हाँ, कहो। रेडियस r। और ये हाइट भी कितना है इसका? नहीं, उसको भी r ही मान लेते हैं। ठीक है, कोन का हाइट भी r है और हॉलो हेमिस्फीयर का रेडियस या कोन का रेडियस, दोनों रेडियस r है। कोन एंड हेमिस्फीयर बोथ आर मेड अप ऑफ, कोन एंड हेमिस्फीयर बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ठीक, फाइंड, इस पॉइंट का नाम देते हैं O। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। O से इस पूरे आइसक्रीम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कितनी दूरी पे है, ये आपको बताना है। बता सकते हैं क्या कैलकुलेट करके? तो थोड़ा सोचिए, फिर हम बताते हैं। चलो देखते हैं इसको। क्या हम लोग ऊपर वाले हेमिस्फीयर का मास पता कर सकते हैं? तभी पता कर सकते हैं जब हमको वॉल्यूम मास डेंसिटी मालूम हो। तो ऊपर वाले को m1 माने तो m होगा रो इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r क्यूब होता है कंप्लीट स्फीयर का, तो 2/3 पाई r क्यूब हेमिस्फीयर। इस वाले का मास जो है वो है m2, वो कितना हो जाएगा? रो इनटू, इसका कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r। नहीं, तो इस वाला, ये वाले मास का ये कितना टाइम्स है? इस वाले मास का। तो अगर मैं इसको m0 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? कहो हाँ। अब एक बात बताओ कि इस वाले का सेंटर ऑफ मास, इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा? 3r/8। और इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना नीचे होगा? r/4। यस और नो? तो इस साइड में हम इस वाले के मास को मान लेते हैं 2m0 और इस वाले का मास मान लेते हैं हम लोग m0, है ना? इस हाइट को, सही गलत? इस लेंथ, इस दूरी को मान लेते हैं 3r/8, मान लेते हैं, क्या होता ही है। और ये कितना हो जाएगा?
r/4 और इसी को हम लोग मान लेते हैं 0,0 है ना, कोई दिक्कत? तो अगर हम y कोऑर्डिनेट इसको पूरा y एक्सिस मान लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो m1 प्लस m2y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो m1 कितना 2m0 इंटू y1 कितना प्लस m2 कितना m0 और y2 कितना माइनस r/4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ जाएगा ना, यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो कोऑर्डिनेट ही इस ओ से दूरी हो गई है ना मेरा। वो कैलकुलेट किए थे क्या आप लोग? एक बार देख लेते हैं यार, भरोसा कम है तुम लोगों पे। 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2 अपॉन 1/6 r/6। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से ऊपर होगा कि नीचे होगा? कितना दूरी कहो? हाँ सिंपल है, बोलो। एक और क्वेश्चन करा दूं ऐसा? इसको हटा सकते हैं। मान लीजिए वो नेगेटिव मास कंसेप्ट इसमें ऐड कर दे। ये एक सॉलिड स्फीयर था, है ना, और इसी में एक छोटा सा स्फीयर काट ले और मास कहाँ भरा हुआ हो? इस वाले में, ठीक है, ओके। ये दूरी को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R और इस दूरी को मान लेते हैं कैपिटल R/2, क्लियर? और तब हम इस पॉइंट का नाम देते हैं O और आपसे पूछ लेते हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। आप बता देंगे हाउ? एक बड़े कटोरा में से छोटा कटोरा को हटाया गया है। हेलो, सुनिए मेरी बात। आपने क्या किया इसमें? आप एक ले लिए होंगे कंप्लीट स्फीयर और फिर एक ले लिए होंगे छोटा स्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर नहीं। इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी रो मानेंगे, इसमें माइनस रो, ओके। तो इसका वॉल्यूम अगर V होगा तो इसका वॉल्यूम V/8 होगा, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे आता है 2/3 पाई r क्यूब, यहाँ पाई r क्यूब होगा, यहाँ पाई इंटू r/2 का क्यूब होगा तो 1/8 हो जाएगा। तो इसका मास को अगर m मानते हैं तो इसका मास को माइनस m/8। अच्छा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना ऊपर है? 3r/8, 3r/8 और इस कितना हो जाएगा? 3/8 इंटू r/2, जो भी रेडियस है उसका 3/8, या ना? तो दैट इज 3r/16 और ये नेगेटिव मास है। तो अगर हम YCM लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? m1 y1 is 3r/8 plus m2 that is minus m/8 into y2 3r/16 upon m1 plus m2। अब यार कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। सारे लोग सही बोल रहे हो? 45r/112। कहो भाई, अगर ये गलती हो आंसर तो मेरा गलती नहीं है। आगे बढ़े, चलो। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था। एक रह गया डेरिवेशन ऑफ ऑल दीज, माने हॉलो कोन, सॉलिड कोन, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। उधारी हम पे मैं कर दूंगा, सुनिएगा मेरी बात। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक बात बताओ,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए m1 है, ये m2 है और ये m3 है। ठीक, तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसका सेंटर ऑफ, इसका पोजीशन बताओ, इसका पोजीशन मान लेते हैं r1 वेक्टर, इसका पोजीशन मान लेते हैं r2 वेक्टर, इसका पोजीशन मान लेते हैं r3 वेक्टर, है ना। तो RCM तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे क्या, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इसी में हम डेल्टा करें, मानिए ये तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, अगर हम इस m1 को डिस्प्लेस करा दे कितने से, डेल्टा r1 से, m2 को डिस्प्लेस करा दे डेल्टा r2 से, और m3 को डिस्प्लेस करा दे डेल्टा r3 से। ठीक है, एक मिनट सुनिएगा, क्या बोले हम कि m1 को डिस्प्लेस करा दिए हम डेल्टा r1 से, m2 को करा दिए डेल्टा r2 से, m3 को डेल्टा r3 से। क्या हम लोग जो काम यहां किए हैं इसी में चेंजेस भी ला सकते हैं क्या? इस इक्वेशन में अगर मैं यहां डेल्टा कर दूं, यहां भी डेल्टा कर दूं, यहां भी डेल्टा कर दूं, यहां भी डेल्टा कर दूं, कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए हम दोनों साइड में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर देंगे तो डेल्टा टी तो दोनों साइड कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा RCM, और यहाँ डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, है ना। तो हम लोग ये चीज क्या मिला, ये मिला डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ m3। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। कोई दिक्कत? अब यार इन जनरल ये है, अगर हम लोग का x एक्सिस के अलॉन्ग ही सिर्फ पूछा जाता तो क्या लिखते हैं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 प्लस जितना कर मास हो देख लीजिए प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। या अगर डेल्टा YCM कर होता तो होता सिग्मा mi डेल्टा yi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। कोई गलती बात क्या? सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेस, अगर हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस देखे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड CM इज इक्वल टू सिग्मा mi डेल्टा zi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। कहो हाँ, जल्दी लिखो। तो अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, और ये डेल्टा टी से डिवीजन होगा तो m1 v1, और ये डेल्टा r बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा r2 बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा v2, और ये डेल्टा r3 बाय डेल्टा टी दैट इज v3। तो अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। या आप कहें तो VCM बराबर सिग्मा mi vi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi, है ना। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं क्या इसको, तो क्या आ जाएगा ये, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा सिग्मा mi ai डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं। अब हम लोगों को इस पे कुछ सवाल करना होगा। देखिए जरा करते हैं हम। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे क्वेश्चन से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन से। तो सबसे सरल क्वेश्चन, दे आर टू मासेस, एक है 5 kg का और एक है
8 kg का। ठीक, दोनों के बीच कुछ दूरी भी है, दोनों के बीच कुछ दूरी भी है। अब हम लोग क्या किए, इफ 5 kg is displaced leftward by 4 meter, then by what distance and in which direction should 8 kg be displaced so that center of mass remain at its ordinary position। देखिए तो जरा क्या किया गया कि 5 kg को 4 मीटर से लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया गया, तो 8 kg को कितना और किधर डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। ठीक है, ये पहला सवाल है। आइए सर समझते हैं। हेलो, 5 kg को किधर डिस्प्लेस किए हैं, लेफ्ट में, तो क्या डेल्टा x1 को -4 लिख दूं, 4 मीटर से डिस्प्लेस करा है ना, तो डेल्टा x1 को -4 लिख दूं। ठीक, डेल्टा x2 किधर है ये हमको मालूम नहीं है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा x2 ही मान लेते हैं इधर की तरफ। अगर ये गलती हुआ होगा तो अपने आप डेल्टा x2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है क्या, अब हम लोग क्या लिखेंगे सो बताओ, डेल्टा XCM माने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यस और नो, तो m1 कितना है, 8 kg, पहले सॉरी m1 5 kg, उसका डिस्प्लेसमेंट -4, m2 कितना 8 और उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8। और इच्छा क्या है, इच्छा क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 0। यस और नो, वी वांट दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी 0, सो 0 इज इक्वल टू -20 प्लस 8 टाइम्स डेल्टा x2 अपॉन 13, तो डेल्टा x2 बराबर हो जाएगा 20/8, दैट इज 5/2 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का? ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 kg का एक मास है, 2 kg का एक मास है। 1 kg का मास इस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रहा है, 2 kg का मास इस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना है t = 1 सेकेंड पे। इससे खराब क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखो क्या चीज का सहारा लेंगे हम लोग इसमें, किसका, VCM का। किसका, VCM का। VCM क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो x1 टाइम का फंक्शन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो विल गेट v1। तो v1 का वैल्यू जो होगा, वो v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx1/dt, दैट इज हाउ मच। इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा, 1 - 2t। कहो हाँ, ठीक। v2 क्या हो जाएगा, dx2/dt। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3t²। यस और नो? अच्छा, एट t = 1 v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे t = 1 करेंगे तो 1 - 2 दैट इज -1।
सब एसआई यूनिट में है, ये बात हम सवाल में लिखना भूल गए थे, बट एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट। एंड V2 का वैल्यू t इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, यस और नो। अब हम लोगों को क्या करना है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो VCM का वैल्यू क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, 1 kg, और v1 कितना, -1। m2 कितना है, 2 kg, और v2 कितना, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है क्या। तो 6 माइनस 1 5/3, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जल्दी लिख लो। एक एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या रखे मास, बोल दो। 10 kg और ये 5 kg, ठीक। दे आर रिलीज्ड, पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल, फाइंड ACM इज इक्वल टू व्हाट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, किधर होगा, आपको बताना, ठीक है। आइए सर देखते हैं इसका एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ और इसका A तो हम लोग नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास से निकाल लेंगे। तो 10g माइनस 5g हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स। तो 10g माइनस 5g डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, दैट इज 5g बाई 15, दैट इज g बाई, कहो हाँ, ठीक है। ACM का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे, हम लोग नीचे को नेगेटिव मानते हैं, ऊपर को, अच्छा नीचे को पॉजिटिव मानना है, मान लो नीचे को पॉजिटिव मान लो, ऊपर को नेगेटिव मान लो। तो m1 कितना 10, A1 कितना प्लस g बाई 3, m2 कितना 5, A2 कितना माइनस g बाई 3 का है, क्या है कि ये अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिए तो अपवर्ड नेगेटिव, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 10g बाई 3 माइनस 5g बाई 3 अपॉन 15, ओके। सो ये वैल्यू हो जाएगा 5g बाई 3 अपॉन 15, दैट इज g बाई 9, यस और नो। और ये g बाई 9 पॉजिटिव आया, हमारे ACM ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा नेट एक्सेलरेशन, इज दैट ओके। तो ये बात लिख लेना कि ACM इज g बाई 9 along vertically downward direction, ओके, ठीक। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल धूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। बउआ बोल, मास बोल। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ये फिक्स है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ACM। ये सब खाली एप्लीकेशन बेस्ड है, डेफिनेशन तो हो गया, थियरी तो बता चुके हैं। चलो सर, आइए सर। हाँ, क्या आप हमसे NLM रिपीट करवाना चाहते हैं? इधर कितना हो जाएगा, 10g साइन 53, 10g साइन 53 इज 80, यस और नो। और इधर हो जाएगा 5g साइन 37, 5g साइन 37 इज 30, यस और नो। एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और इसका
इधर होगा, है ना। ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास, तो 80 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 15, तो दैट इज 50/15 ना, 10/3 या G/3 जो भी कह लो। यस और नो? ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ACM का फॉर्मूला क्या होता है? M1 प्लस डिवाइडेड बाय, तीर रहता है कि नहीं रहता है ऊपर? रहता है ना। ये तीर क्यों रहता है? ताकि वेक्टोरियली ऐड करो। तो M1A1 और M2A2 दोनों के बीच एंगल, एक मिनट सुन लो, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है? तो M1A का वैल्यू कितना है? 10/3 आ गया। तो M1A1 कितना हो जाएगा? 10 गुना 10/3 100/3, और M2A2 क्या हो जाएगा? 5 गुना 10/3 50/3। लेकिन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। अगर मैं इधर बोल रहा हूं M1A1, तो इधर हो जाएगा, कहो हाँ, और इन दोनों के बीच एंगल होगा, यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1A1? ए भाई, M1A1 बताओ ना। 10 गुना G/3 माने 100/3, और ये कितना? 5 गुना 10/3, दैट इज 50/3। ठीक। अब इन दोनों का वेक्टर सम तो हम कर ही सकते हैं ना, बोलो। इन दोनों का वेक्टर सम तो 90 डिग्री पे है, तो √a² + b² होगा। और वेक्टर सम करने के बाद M1 + M2 से डिवाइड करना है ना। तो थोड़ा बताना ना, ACM का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखेंगे? √100/3 का स्क्वायर प्लस 50/3 का स्क्वायर, काहे कि 90 डिग्री पे तो √a² + b² अपॉन M1 + M2 कितना? 15। कहो हाँ। अब ये चीज तो आ ही जाएगा ना, लिख लो, जल्दी लिखो भाई। हाँ देखो, अब हम लोगों को 2-3 चीज पढ़ना है। एक तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं कि नाव में कोई आदमी था, इधर से उधर चला गया, नाव किधर गया, या एक लकड़ी का टुकड़ा पे एक आदमी है खड़ा और वो स्मूथ प्लेन पे रखा हुआ है, आदमी इतना मीटर गया तो टुकड़ा कितना मीटर जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब टाइप का। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का। प्लस हम लोग जब NLM पढ़े थे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाम का चीज वहां पढ़े ही नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग को वो भी करना है। तो एक तो सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, इन दोनों पे हम लोग को सवाल कराना, और थोड़ा बहुत फोर्स का डेफिनेशन पे भी हम लोग सवाल करेंगे। तो एक दो बात थोड़ा सा बता दो। F जो है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? मास इंटू टोटल मास इंटू ACM लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। नहीं लिख सकते हैं? है ना, ये एकदम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद VCM। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि इफ F net is 0, this implies ACM is 0. This implies ACM is 0. सही कि गलत? अच्छा, if F net is 0 and center of mass was initially at rest, then center of mass will always be at rest, कहो हाँ। देखो फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, दैट मीन्स VCM कांस्टेंट होगा। मेरा बात समझो,
एफ नेट अगर जीरो तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ACM बराबर जीरो एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, VCM बराबर कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज व्हाट, VCM बराबर कांस्टेंट। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे हो तो लगातार ही वो रेस्ट पे रहेगा। यस और नो? अब हम आपसे ऐसा कह रहे हैं कि इफ एफ नेट इज जीरो एंड VCM is zero initially, then delta XCM या delta RCM कह लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज ऑल्सो, देखो नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट अगर होगा और वो शुरुआत में रेस्ट पे था तो लगातार वो रेस्ट पे रहेगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। हाँ या ना? तो यही मेरे काम का चीज है, इस पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे। बस ये 3 बातें लिख लीजिए, आई होप कि आप लिख भी चुके होंगे। चलो सवाल करते हैं कुछ। हाँ, जनरली तो प्लैंक पे रहता है, हम लोग नाव में रख देते हैं, ठीक। ये क्या है, नाव, क्या है, नाव और नेवर। नाव किस पे रहता है, पानी पे, बहुत अच्छे। कितना केजी का नाव रखना चाहते हो? 25 किलो का नाव, 10 किलो का नाव, अरे तुम तो साफे बैल हो। 100 केजी, ये थोड़ा बहुत जेन्युइन है, ठीक। ये पानी का नाव का बात कर रहे थे, कागज वाला नाव, तो वो भी 10 केजी का कैसे होगा? साफाई मूर्ख आदमी लोग है क्लास में। यहाँ पर एक आदमी है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं ए, ठीक। कितना लेंथ का नाव रखना चाहते हो? 50 मीटर, बहुत बड़ा नाव है। 10 मीटर का रख लेते हैं, ठीक है। एक एंड पे ए खड़ा है, ए मूव्स टू द अदर एंड ऑफ द, ए मूव्स टू द अदर एंड ऑफ बोट, अदर एंड ऑफ बोट। Find displacement of boat in this process। इस प्रक्रिया में बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको बताना है। आपको क्या बताना, हमें बताना, आप सवाल लिख लीजिए। अच्छा, ए का मास भी तो देना पड़ेगा। कितना किलो का मास ए का? 50 केजी। वाह, हाँ, शुड आई स्टार्ट? अच्छा एक बात बताओ, ये आदमी आगे जाएगा, नाव और आदमी मिला करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नाव आदमी दोनों कंबाइंड। पानी पे हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं, विस्कस फोर्स को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, हाँ, नेग्लिजिबल विस्कस फोर्स। तो आदमी और नाव दोनों कंबाइंड मिलाएं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है? लेकिन आदमी आगे जा रहा है, रेस्ट से मोशन में आया होगा, फिर जाकर के वहां रुका होगा, है ना। तो आदमी पे डेफिनेटली एक फ्रिक्शन लगा होगा, किधर? फॉरवर्ड, तभी वो आगे मूव किया। और अगर आदमी पे वो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा होगा तो बोट पे वही फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा। नेट नेट फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा, नेट नेट फ्रिक्शन। तो क्या ये मान सकते हैं कि मैन एंड बोट कंबाइंड, नेट फोर्स ऑन मैन एंड बोट कंबाइंड इज जीरो? नेट फोर्स ऑन मैन एंड बोट कंबाइंड इज जीरो, यस और नो? कहो। तो अगर पूरा पे नेट फोर्स जीरो है तो एसीएम जीरो होगा, एसीएम जीरो होगा तो वीसीएम
कांस्टेंट होगा, और शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो लगातार, और लगातार रेस्ट पे रहेगा तो डेल्टा एक्स सी एम। तो माने हम क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स सी एम 0, यस और नो। अब डेल्टा एक्स सी एम 0, हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी, ये जो आदमी है, ये आदमी चल के यहां है, आदमी चल के दूसरे एंड पे गया है, आदमी चल के दूसरे एंड पे गया है, तो आदमी तो कुछ डिस्प्लेस कर गया फॉरवर्ड, और सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस नहीं करना है तो बोट को किधर आना पड़ेगा, बैकवर्ड, यस और नो। तुम दोनों तरीके से समझ सकते हो कि आदमी पे फ्रिक्शन आगे लगा, बोट पे पीछे लगा, आदमी आगे जाएगा, बोट पीछे आएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि डेल्टा एक्स सी एम 0 है, तो एक आदमी अगर आगे जाएगा तो बोट पीछे आएगा, तभी सेंटर ऑफ मास का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, सेंटर ऑफ मास बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, कितना गया, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास बैकवर्ड डायरेक्शन में गया x, सेंटर ऑफ मास बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना गया x। तो आदमी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा, आदमी तो यहां से यहां गया, 10 मीटर आगे जाना चाहे, लेकिन ये वाला एंड ही इसके पास आ गया, कितना पास आ गया x पीछे आ गया, तो आदमी मात्र कितना आगे गया 10 माइनस x, यस और नो। अब हमको एक बात बताओ, ये सब फोटो दिख रहा है ना आपको, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। अब अगर हम ऐसा बोले कि m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना, तो तुम क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, यस और नो, ठीक। तो m1 की जगह पे कितना हम लोग रख देंगे 50 kg, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 माइनस x प्लस में, यस और नो। और m2 किसको रखें 100 kg बोट को, और उसका डिस्प्लेसमेंट x रखें कि माइनस x रखें, पीछे की तरफ है माइनस x, क्योंकि आगे को हम प्लस ले लिए, अपॉन 150, दैट इज इक्वल टू 150 इधर आ गया, तो यहाँ पे माइनस 100x है, इसको LHS में ले जाते हैं, तो 100x बराबर 500 माइनस 50x, सो दैट इज 150x इज इक्वल टू 500, x बराबर कितना 500 बाई 150, दैट इज 50 बाई 15, 10 पचे 50, 3 पचे 15, यस और नो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज 10/3 मीटर। किधर बैकवर्ड, किधर बैकवर्ड, ठीक, लिख लो। अच्छा यार एक बात हम लोगों को बोले, ये तो चलो है ही, ये यहां रहेगा ही, एक बात याद रखना कि अगर दो मास सिस्टम है, दो मास सिस्टम है, ये लिख लेते हैं m2 और ये m1, बनाएंगे तब तो m1 पे ये m1, ठीक है, एक बात याद रखना। और इस पूरी दूरी को मान लेना l, मान लो किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। अब अगर ये आदमी यहाँ पर l, यहाँ इस एंड से इस एंड आया, तो इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या है l, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू m2, विथ रिस्पेक्ट टू। तो अगर ये आदमी चल के दूसरे एंड पे चला गया है, ये आदमी अगर दूसरे एंड पे चला गया है, ठीक, तो आदमी कुछ गया होगा x1 और बोट जो है वो पीछे कुछ आया होगा x2, बोट कुछ गया होगा x2, यस और नो। और ये L जो है ये क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, L क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो x1 जो होगा वो होगा m2L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और x2 जो है वो हो जाएगा m1L डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
लिख लो इसको। नहीं नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर m1 का m2 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो L हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। उसी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को हम मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमको इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। तुम देखोगे तो यहां भी तुम कर सकते थे। यहाँ पे मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना है 10/3, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना हो जाएगा 10 - 10/3, 10 - x है ना मैन का डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ओके, अब हमको एक बात बताओ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ओके, तुम अगर ऐसे ही करते मास के ऑपोजिट रेशियो में तो तुम कर सकते थे ना, अगर इतना नहीं करते सिंपली कहते डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना लिखते, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 10 गुना मास ऑफ मैन डिवाइडेड बाय टोटल मास। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन लिखते तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 10, ये मैन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 10 इंटू मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय 150। यस और नो? तो ये देखोगे तो आंसर तुमको सेम ही मिलेगा 10/3 एंड 20/3। ओके, लिख लो इसको। ऐसा एक सवाल और दें। ये एक बोट है, पानी नहीं बनाते हैं, फोटो देखने में थोड़ा दिक्कत होने लगता है। एक बोट है कितना केजी का बोले ना, 100 केजी का। फिर इसमें 2 आदमी हैं, ये आदमी कितना केजी है 40 केजी ले लेते हैं, और ये 50 केजी ले लेते हैं। ठीक है, बोट का लेंथ कितना है 10 मीटर। ठीक है, नीचे पानी है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ बोल देते, नहीं ऑल सरफेसेस आर स्मूथ नहीं, सॉरी, जिस पे रखा हुआ है दैट इज स्मूथ। ठीक है, बोट और ग्राउंड के बीच में या बोट और पानी के बीच का। अब हम कह रहे हैं कि बोथ मैन moves to the center of boat, find displacement of boat in the process, इस प्रक्रिया में बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको बताना है। हाँ जी, आइए समझते हैं। ऑब्वियसली ये आगे जाएगा, ये इधर आएगा, तो बोट हो सकता है कि आगे भी चले जाए या पीछे भी आ जाए, ये बात हमको पक्का पता नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बोट पीछे आ गया, हम लोग मान लेते हैं कि बोट पीछे आ गया। अगर हमारा मानना गलत होगा तो वो चीज नेगेटिव आ जाएगा। मान लेते हैं बोट कितना पीछे गया x, तो ये एंड भी कितना पीछे चला गया होगा x, और सेंटर ऑफ मास भी कितना पीछे चला गया होगा x। जो सेंटर होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ बोट, सेंटर ऑफ मास गलती से लिख दिए। सेंटर ऑफ बोट जो है उसको अगर हम O मान लेते हैं तो वो कितना पीछे चला गया होगा x, वो चल के अब यहां आ गया होगा। ठीक, तो एक बात बताओ, आदमी कितना आगे गया होगा?
आदमी को वैसे तो 5 मीटर आगे जाना था, लेकिन वो पीछे चले आया, तो ये वाला जो 40 kg वाला आदमी है वो मात्र कितना चला होगा? 5 माइनस एक्स। और इसको यहाँ पर आने के लिए 5 मीटर चलना था, लेकिन ये पॉइंट ही आगे भाग गया, तो इसको कितना चलना पड़ा होगा? ये कितना केजी का है? 50, सॉरी। तो ये कितना आ गया होगा? 5 प्लस, देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का? जो ये मिड ये ओ तक आने में, ठीक। इसको 5 मीटर ही चलना था, लेकिन वो पॉइंट x मीटर आगे चला गया, लेफ्ट चला गया, तो इसको 5 प्लस एक्स चलना होगा। और इस बेचारे को 5 आना था, लेकिन वो इसके पास आ गया x, तो 5 माइनस एक्स ही चलेगा। और बोट कितना गया? x। तो डेल्टा एक्स CM में हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3। यस और नो? ये ना, और ये होना कितना चाहिए? 0। तो m1 का वैल्यू कितना हम लोग ले लें? 40 इंटू 5 माइनस एक्स, राइट वर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत? प्लस इस 50 को क्या लिखें? माइनस ऑफ 5 एंड माइनस ऑफ x, नहीं, माइनस ऑफ 5 प्लस x। तो ये m1 x1 m2 x2 और m3 x3। m3 इज 100 इंटू, ये पीछे की तरफ गया तो माइनस x अपॉन, वो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं अंत में, तो उसको 0 के साइड ही जाना है, ठीक। सम ऑफ देम इज 0। तो ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस 40x अब माइनस 250, नहीं, ये प्लस 200 और माइनस 250, तो 0 बराबर माइनस 50, और यहाँ माइनस 40x माइनस 50x माइनस 100x माइनस 190x। यस और नो? तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? -5/90। कोई दिक्कत? बोलो। x चूंकि नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब बोट लेफ्ट नहीं गया होगा बल्कि राइट। तो लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज 5/19 मीटर राइटवर्ड। इज दैट ओके? लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लिख देते हैं कैपिटल M, और इसको लिख लेते हैं हम 4 इंटू कैपिटल M। और ये सरफेस जो है ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, और दिस एंगल इज थीटा, दिस हाइट इज h, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये भी स्मूथ है। M is released from shown position. M is released from shown position. Find displacement of wedge when M reaches the ground। M जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वेज का डिस्प्लेसमेंट बताओ।
जल्दी। हाँ जी। अरे ये सब सवाल तो मतलब बेकार सवालों में गिनती है इस सब का, इसमें इतना समय लोगे तो कैसे काम चलेगा। ये लेंथ कितना होगा, एच कॉट थीटा ना, तब ना हाइट बाय बेस करेंगे तो टेन थीटा आएगा, एच अपॉन एच कॉट थीटा, एच एच कट गया, 1 बाय कॉट थीटा इज टेन थीटा। इज दैट ओके? ठीक। अब क्या हुआ बोलो। ये पीछे जाएगा और ये, तो मान लेते हैं फाइनल सिचुएशन कुछ यूं है, फाइनल सिचुएशन कुछ यूं है। क्यों है? मान लो कि ये वेज कितना पीछे चला गया, x, ठीक। तो ये जो मास जब नीचे आया होगा तो ये मास कितना आगे गया होगा, h cot थीटा माइनस, पक्का नहीं, ये पूरा h cot थीटा था और वेज पीछे चला गया कितना, x, तो ये जो बचा हुआ दूरी हो जाएगा वो होगा h cot थीटा माइनस x। और सब कुछ वही बात कि क्या नेट फोर्स जीरो है? नो, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो है, वर्टिकल में तो mg है ही, है ना, तभी ये नीचे आ भी रहा है। हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो है, और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो तो एसीएम जीरो हॉरिजॉन्टल में, और वीसीएम भी हॉरिजॉन्टल में जीरो, क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे था तो लगातार रेस्ट पे रहेगा, तो डेल्टा एक्सीएम इज जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्सीएम को m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 की जगह पे कितना रख देंगे m, x1 कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, h cot थीटा माइनस x, प्लस m2 x2 कितना 4m इंटू माइनस x ना, डिवाइडेड बाय 5m, यस और नो। तो 5m तो LHS में चला गया के क्या कर दिया, जीरो। तो ये कितना हो गया, mh cot थीटा बराबर 5m x, तो x का वैल्यू क्या हो गया, h cot थीटा बाय 5, यस और नो। तो ये तो मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते इस दूरी को, यही ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, h cot थीटा, इसको मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो इसके हिस्से में क्या आता, 4m के हिस्से में क्या आता, h cot थीटा इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस 4m, यस और नो। h cot थीटा बाय 5 आता ना, वही आया भी है, इज दैट ओके। और बचा हुआ जो दूरी होता है h cot थीटा माइनस ये, मतलब वो 4h cot थीटा बाय 5 हो जाता, वो आ जाता आपका किसका, इस ब्लॉक का, ठीक है क्या? अगला सवाल दें, बोलो। ठीक। कितना मास रखे इस रिंग का, बोलने भाई 2 kg, ठीक है। और इसका 5 kg, जो तुम कहोगे वही करेंगे। इन दोनों के बीच का दूरी जो है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, रॉड इज स्मूथ, जिसके ऊपर ये रिंग स्लाइड करने वाला है। और इस रस्सी का लेंथ कितना मान ले, बोलो
5 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर, ठीक। और आपसे पूछा गया है कि 5 kg इज रिलीज्ड, 5 kg इज रिलीज्ड, ठीक। फाइंड find displacement of 2 kg and 5 kg when string becomes vertical, string becomes vertical। पढ़ो सवाल, ट्राई करो। अगर हम लोगों से बोलता कि बताओ ऐसे ऐसे करके क्या आंसर बता दो, तो तुम 2 kg का मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो गया, मतलब 2 kg 5 kg के जस्ट ऊपर आ गया, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर नहीं, तो 2 kg का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 गुना 5 मीटर डिवाइड बाय 5 प्लस 2। अब 5 kg का कितना, 2 गुना 5 मीटर डिवाइड बाय 2 प्लस 5, यस और नो, बोलो। yes, लेकिन ये 5 kg का खाली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सुनिएगा मेरी बात, फाइनल सिचुएशन थोड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। फाइनल सिचुएशन ऐसा बना लेते हैं, ये 2 kg और ये 5 kg तरीके से बनाए तो क्या करेंगे हम लोग, 2 kg का डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड कितना मान ले, x, और 5 kg का डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड कितना माने, 5 माइनस x, यस और नो, बोलो। तो डेल्टा एक्सियम क्या लिखेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, शुरू में सब रुका हुआ, तो डेल्टा एक्सियम 0। 2 kg का क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स, m1 x1 प्लस m2 x2 इज 5 माइनस x का नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड दिस शुड बी 0 ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, शुरुआत में रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी 0। तो ये चला गया, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 5 इंटू 5 माइनस एक्स बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 5x दैट इज 7x बराबर 25। x बराबर कितना, 25/7। तो 2 kg का डिस्प्लेसमेंट हो गया 25/7, और 5 kg का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 माइनस एक्स दैट इज 5 माइनस 25/7 दैट इज 10/7। सही कि गलत? लेकिन 5 kg का ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 5 kg तो यहां से यहां आया ना, ये तो खाली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया ना, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर या पूरे का अंडर रूट, यस और नो। अगर सवाल के हिसाब से चले तो, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात होता तब तो ये आंसर ये किसका होता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 kg। अच्छा, इस रिजल्ट पे तो हम डायरेक्टली मास के ऑपोजिट जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंच ही सकते थे ना। हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 kg को क्या लगेगा कि 5 kg पहले हमसे 5 मीटर की दूरी पे था, अब हमारे जस्ट नीचे आ गया, तो हॉरिजॉन्टल में कितना वो 5 kg चलता हुआ दिखेगा उसको 5 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 kg विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg इज 5 मीटर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। उसी 5 मीटर को हम मास के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5 kg के हिस्से में क्या आएगा, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, 5 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इंटू मास ऑफ 2 kg अपॉन 2 प्लस 5 दैट इज 10/7, वही आया है। और अगर 2 kg का करते तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता 5 गुना मास दूसरे का 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 दैट इज 25/7, इज दैट ओके। लेकिन ये जो है सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया, ये तो ऑब्वियसली सिर्फ हॉरिजॉन्टल में गया है, तो 2 kg का तो सिर्फ आ जाएगा 25/7,
और 5 kg का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10/7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस हाइट का स्क्वायर, वो हो जाएगा ना नेट डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? कहो हाँ। लिख लोगे? जल्दी लिख लो। मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं इसमें। सुनिएगा, वही सवाल है, ये 2 kg और ये 5 kg, दोनों के बीच में दूरी कितना? 5 मीटर। स्ट्रिंग इज सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला, प्रीवियस सेटअप, ठीक, जो पुराना क्वेश्चन में था। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg and 5 kg in horizontal direction, in horizontal direction when string makes 37 degree with horizontal, स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाएगा तब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। सवाल क्या कह रहा है वो समझ गया? हाँ, कहो। ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 37 डिग्री। और ये लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो एक बात बताओ, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 5 cos 37, 5 cos दैट इज 4। अब ये देखो कि 5 kg को चला होगा x2 और 2 kg को चला होगा x1। 2 kg को चला होगा, सही कि गलत? x2 प्लस x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4, ये पूरा था 5, बच गया है 4, ये वाला दूरी। तो ये x2 और ये x1 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 दैट इज 1। यस और नो? अच्छा, और फिर हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू x1 प्लस 5 इंटू माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 दैट इज 0, दैट इज 0। यस और नो? तो 2x1 बराबर 5x2, 2x1 बराबर 5x2। क्लियर है ना? अब यार इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? x1 बराबर, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यही 1 मीटर हुआ ना। तो x1 जो है वो आएगा कितना? 1 इंटू दूसरा वाला मास 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 दैट इज 5/7। और x2 बराबर क्या आएगा? x2 जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा? 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 दैट इज, नहीं, ओहो 5 का है, ले लिए सब। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 1 है ना, तो 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 ना, 2 प्लस 5 दैट इज 5/7। और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2, इस वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 दैट इज 2/7। अगर तुम चाहो तो ये दोनों को सॉल्व करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक, सो अभी जो भी सवाल सब हम लोग किए वो सब क्या था? किस चीज, किस कंसेप्ट पे था?
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन हम लोग एक सवाल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे तो बहुत सारा सवाल किए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे एक एक सवाल ही किए। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से संबंधित एक टॉपिक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।